नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चारबाग, लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक विषय से टेम्परेरी स्ट्रक्चर, अंडरपिनिंग एंड शटरिंग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूँगा। अंडरपिनिंग क्या होती है, इसको कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। जब हम किसी पुरानी बिल्डिंग के नीचे की जो फाउंडेशन होती है, उस फाउंडेशन को हम रिन्यू करना चाहें या उसका पुनर्निर्माण करना चाहें या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहें, हम उसके ऊपर कोई दूसरी मंजिल बना रहे हैं और उसके लिए हमको उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा मजबूती चाहिए, तो हम पुरानी नींव की स्ट्रेंथिंग करने के लिए अंडरपिनिंग का कार्य करते हैं, जिसे हम अंडरपिनिंग ऑफ फाउंडेशन कहते हैं। अंडरपिनिंग का कार्य सिचुएशन डिमांडिंग अंडरपिनिंग उसके अनुसार किया जाता है। जब हम किसी नए भवन की नींव उसके बगल में बने पुराने भवन की नींव से गहरी बनाते हैं, यदि हम किसी बिल्डिंग के बगल में, पुरानी बिल्डिंग के बगल में नई बिल्डिंग बना रहे हों, तो पुरानी बिल्डिंग की नींव को हमको गहरा करना होता है, जिससे वो बिल्डिंग जो है डैमेज ना हो, क्रैक ना हो या उसमें कोई और प्रॉब्लम ना आए, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और यदि किसी नींव का अपने स्थान से सेटलमेंट हो जाता है या वो इधर उधर शिफ्ट होने की संभावना रहती है उसकी, तब हम अंडरपिनिंग का प्रयोग करते हैं। किसी पुराने भवन में यदि हमें बेसमेंट बनाना हो, तो बेसमेंट बनाने के लिए भी हम अंडरपिनिंग का प्रयोग करते हैं। पुरानी बनी हुई नींव जो होती है, जिसकी धारण क्षमता हम जो है उच्च करना चाहते हैं, हाई बियरिंग कैपेसिटी करना चाहते हैं उसकी मिट्टी की, तो उसको स्थानांतरित करने के लिए भी हम जो है अंडरपिनिंग वर्क करते हैं। मटेरियल अंडरपिनिंग में हम कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग करते हैं। अंडरपिनिंग में हम अधिकतर लकड़ी या टिम्बर का प्रयोग या स्टील के सेक्शंस का प्रयोग करते हैं, या कहें स्टील का प्रयोग करते हैं। पर्पज़ और एंड यूजेस अंडरपिनिंग जो है एक का प्रयोग हम मुख्य रूप से पुरानी नींव की शक्ति ये बढ़ाने के लिए करते हैं। यही अंडरपिनिंग का मेन उद्देश्य भी होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर बिफोर अंडरपिनिंग, यानी अंडरपिनिंग करने से पहले हम कौन कौन से पॉइंट या बिंदुओं को फॉलो करते हैं या उससे पहले हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें शोरिंग एंड शटरिंग, यानी अंडरपिनिंग करने से पहले शोरिंग या शटरिंग को लगा लेना चाहिए, जो स्ट्रक्चर हमारी संरचना है उसको सेफ करने के लिए, कहीं वो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए या डैमेज ना हो किसी प्रकार से, या क्रैक्स ना आ जाएं, तो उसके लिए हमें शोरिंग एंड शटरिंग का कार्य कर लेना चाहिए। ये शोरिंग एंड शटरिंग का कार्य बहुत इम्पोर्टेंट होता है अंडरपिनिंग करने से पहले। उसके बाद नंबर 2, एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर को की अंडरपिनिंग करने से पहले हमें उस संरचना या स्ट्रक्चर की का जो है अवलोकन कर लेना चाहिए। अवलोकन करने के बाद उसमें यदि कोई पुरानी चिनाई का कार्य है जो ख़राब है, तो उसे भी हमें सही कर लेना चाहिए, तभी अंडरपिनिंग वर्क करना चाहिए। रिपेयर्स, यदि उस संरचना में या उस स्ट्रक्चर में कोई रिपेयर्स का कार्य है, जैसे ग्राउटिंग करनी है, कहीं कंक्रीट भरनी है, मसाला भरना है, या क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स को ठीक कर लें हम पहले। और दीवार में टाइज या टाई रॉड्स जिन्हें हम कहते हैं, वो लगानी है,
तो वो लगा लें, और भी जो छोटे मोटे वर्क होते हैं उन कार्यों को हम पूरा कर लेना चाहिए, तभी हमें अंडरपिनिंग करनी चाहिए। चेकिंग अरेंजमेंट्स, चेकिंग अरेंजमेंट महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इसमें संरचना में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है अंडरपिनिंग करते समय, इस हेतु हमें संरचना पर एक लेबल का निशान लगा देना चाहिए हाइट में उसकी, जिससे ये पता चल सके कि इन फ्यूचर या अंडरपिनिंग करने के बाद उसमें संरचना में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, कहीं वो नीचे को शिफ्ट तो नहीं हुआ या कोई और दिक्कत आई। तो उस निशान से हमको पता चल जाता है कि संरचना में कोई परिवर्तन हुआ है, जिससे हम फ्यूचर में उसको सही कर सकें या सुरक्षित कर सकें। एक्सपेंसिव ऑपरेशन, अंडरपिनिंग का वर्क जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, ऑपरेशन ये महंगा पड़ता है, इसलिए इसको जल्दी किया नहीं जाता है। लेकिन आज भूविज्ञान के विकास से अंडरपिनिंग जो है अनुमानित वर्क नहीं रह गया है। इसके लिए विभिन्न तरह के वैज्ञानिक टेक्निक अपनाई जाती हैं, जिससे हम इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आज भी कॉस्टली बना हुआ वर्क है। बियरिंग प्लेट, छठा है पॉइंट जो है इसका अंडरपिनिंग का, जब आरएस जॉइस्ट यानी रोल्ड स्टील जॉइस्ट या स्टील के सेक्शंस का प्रयोग हम करते हैं निडिल के रूप में, तो बियरिंग प्लेट का प्रयोग हम लोग चिनाई को क्रैक होने से बचाने के लिए करते हैं। मतलब आरएस जॉइस्ट के साथ हम बियरिंग प्लेट्स का भी प्रयोग करते हैं। मेथड ऑफ अंडरपिनिंग, यानी अंडरपिनिंग किस तरीके से करते हैं। अंडरपिनिंग का जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं मिसक्लेनियस, उसमें वो भी होते हैं। तो पहला इसमें है पिट मेथड, पिट मेथड से अंडरपिनिंग करना, और दूसरा है पाइल मेथड, और तीसरा है मिसक्लेनियस। इस मेथड में कई तरह के कार्य होते हैं छोटे मोटे, इसीलिए इसको मिसक्लेनियस वर्क कहते हैं न। इसमें आप पिट मेथड में अगर हम जाते हैं तो पिट मेथड में हम जो फाउंडेशन होती है उस फाउंडेशन में उसकी जो स्ट्रेंथ होती है या उसकी गहराई बढ़ानी है हमको, तो वो वर्क हम करते हैं। इसमें हम दीवार में जो है बराबर जगह पे होल कर लेते हैं, दूरी पे दीवार की जो लंबाई होगी उस लंबाई में हम बराबर दूरी पे होल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ये निडिल बीम स्टील की डाल लेते हैं या लकड़ी की डाल लेते हैं, जैसा हमको लोड उसका उठाना हो उस हिसाब से, और बियरिंग उसके ऊपर ये बियरिंग प्लेट हम लगा देते हैं। इस बियरिंग प्लेट से हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर स्थिर रहेगा और उसको अधिक सहारा मिलेगा। इस तरह से हम होल बना लेते हैं और उन होल्स में लकड़ी या लोहे के गर्डर डाल देते हैं। कड़ी के दोनों सिरे पर हम धारक प्लेट लगाते हैं। धारक प्लेट या कह सकते हैं इसमें जो है जैक का प्रयोग करते हैं हम दोनों तरफ, ये दोनों साइड जो है जैक्स लगे हैं। तो इन जैक्स की मदद से हम स्ट्रक्चर को ऊंचा उठा लेते हैं और कड़ी के दोनों सिरे जो है उन प्लेटों पर, धारक प्लेटों पर हम टिका देते हैं। क्रशिंग की संभावना न हो इसके लिए इससे जो है क्रशिंग की संभावना जो है दीवार में कम हो जाती है, और उचित गड्ढा खोदकर उसके बाद जब हम ये उस पर सपोर्टिंग कर देते हैं तो उसके बाद हम नीचे का फाउंडेशन को हटा देते हैं उस एरिया की, और वो फाउंडेशन हम पूरे दीवार की एक साथ नहीं हटाकर उसको 90 सेंटीमीटर से 1 फीट यानी 3 से 4 फीट की दूरी तक फाउंडेशन पहले हटाते हैं, फिर उसका जो है ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब ये गहराई, पहले यहाँ पे पुरानी नींव थी, अब हमने इसको इतना गहरा कर दिया है, तो इसको हम स्टेप वाइज करते हैं, पूरी दीवार को एक साथ नहीं करते हैं। और लंबी दीवार अगर होती है ज़्यादा तो उसमें हम जो वर्क शुरू करते हैं वो दीवार के मध्य भाग से करते हैं। पहले मध्य भाग से दाहिने साइड का कर लेंगे, फिर बाएं साइड का। इस तरह से हम पिट मेथड से जो है अंडर पिनिंग वर्क
कर सकते हैं। उसके बाद पाइल मेथड आता है। पाइल मेथड में हम दीवार के दोनों साइड उचित दूरी पे जो है पाइल्स गाड़ देते हैं, और पाइल्स गाड़ने के लिए हम जो है बोर होल पाइल या अंडर रिम पाइल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। पहले एक बोरिंग करते हैं ज़मीन के अंदर और उसमें जो है पाइल गाड़ देते हैं, और पाइल फिर यहाँ नीडल लगाते हैं दीवार पे होल करके, जैसे हमने पिट मेथड में लगाया था। तो इस तरह से हम इसका लोडिंग को जो है बैलेंस कर लेते हैं ऊपर के स्ट्रक्चर की, और जो है फिर हम नींव की गहराई को बढ़ा सकते हैं। पहले ये नींव इस लेवल पे थी, ये पुराना लेवल था हमारा, अब हम इसको नीचे करके गहरा कर लिया, और फिर इसमें कंक्रीटिंग या ब्रिक मैसनरी जो भी करनी होती है वो हम कर सकते हैं। और लोडिंग जैक भी इस पे भी हम लगाते हैं, जिससे ऊपर का स्ट्रक्चर मजबूती से रुका रहे या वो डैमेज ना हो किसी प्रकार से। इस विधि का उपयोग हम ज़्यादा जो है क्लेट सॉइल, जो मिट्टी वाली भूमि होती है उसमें करते हैं, पाइलिंग वाला, क्योंकि पथरीले ज़मीन में पाइल मेथड का प्रयोग करने में थोड़ा कठिनाई होती है। उसके बाद मिसक्लेनियस मेथड है। नंबर 1 सीमेंट ग्राउटिंग। इस विधि का प्रयोग जो है हम भवन के जो भाग होते हैं, जैसे स्लैब है या कोई दीवार वगैरह है, अन्य भाग हैं कोई, उनको सुरक्षित करने के लिए कहते हैं। सीमेंट ग्राउटिंग का मतलब होता है कोई जो होल है या स्लैब में कोई क्रैक्स आ गया, उस क्रैक्स को भरना है हमें, तो उसे हम ग्राउटिंग कहते हैं। स्लैब में फोर्स से जो है उस क्रैक्स के अंदर स्लैब में या दीवार में हम सीमेंट ग्राउट करते हैं या भरते हैं प्रेशर से। और जब सीमेंट को हम ग्राउट कर देते हैं, उसमें भर देते हैं, तो उस प्रेशर को तब तक बनाए रखते हैं हम जब तक कि ग्राउट किया गया मसाला जो है हमारा सेट ना हो जाए या ड्राई ना हो जाए वो, जिससे वो बाहर दोबारा वापस ना आए, तब तक हम उसको बनाए रखते हैं सीमेंट ग्राउटिंग को। उसके बाद केमिकल कंसोलिडेशन। केमिकल कंसोलिडेशन एक नया मेथड है, विधि है। इसमें एक पाइप जो होता है, हम नींव के नीचे ग्राउंड के अंदर ऐसी जो उस जगह पर डालते हैं जहाँ पर हमको मिट्टी को या सॉयल को कठोर या ठोस करना होता है, वहाँ एक पाइप डाल देते हैं, और पाइप डालने के बाद सोडियम सिलिकेट पानी के साथ मिलाकर पाइप के द्वारा जो है उसके अंदर पहुँचा देते हैं, और फिर पाइप को निकालते हैं। तो पाइप निकालते समय या निकालने से पहले कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड जो है पाइप के द्वारा फिर दोबारा भर देते हैं। इसे डालने पर जब दोनों केमिकल्स आपस में क्रिया करते हैं, तो उस स्थान की जो मिट्टी है या सॉयल है वो ठोस हो जाती है, और इस विधि का प्रयोग हम बालू वाली या सैंड वाली जो मिट्टी होती है या सैंड वाला जो स्थान होता है उस जगह पर ज़्यादा करते हैं जी, क्योंकि पाइलिंग करना, वो पाइप डालना जो है ज़रा कठिन कार्य होता है तिरछा करके, इसलिए सैंड वाली मिट्टी में ज़्यादा इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है फ्रीजिंग। इस विधि में फ्रीजिंग पाइप, बनी हुई जो नींव होती है या पुरानी ओल्ड नींव होती है, उसमें जो है पाइप को मिट्टी में डालकर फ्रोज़न कर दिया जाता है, और इस विधि का प्रयोग थोड़ा ये महंगा पड़ता है, इसलिए बहुत कम इसका प्रयोग करते हैं, और फ्रीजिंग पाइप को डालने में समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इस विधि का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। वाइब्रो फ्लोटेशन। वाइब्रो फ्लोटेशन, इस विधि में अंडर पिनिंग का कार्य वाइब्रेटिंग के द्वारा नींव के अंदर सैंड डालकर किया जाता है। नींव में जो है जगह बना के या होल बना के उसमें सैंड भर दी जाती है। उससे क्या होता है कि नींव के अंदर की जो मिट्टी होती है उसका डेंसिटी या घनत्व उसका बढ़ जाता है, और इस विधि का प्रयोग हम रेतीले या कंकड़ वाली मिट्टी में ज़्यादा करते हैं। अब उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है हमारा फॉर्म वर्क और शटरिंग। शटरिंग किसे कहते हैं? शटरिंग हम कंक्रीट कार्य की कठोरता और ताकत
हार्डनिंग एंड स्ट्रेंथिंग बढ़ाने या बढ़ने तक जो हम अस्थायी रूप से बोल्डिंग, शटरिंग या सीटिंग कंक्रीट को रोकने हेतु लगाते हैं, उसे हम फॉर्म वर्क या शटरिंग कहते हैं। ये एक स्थायी स्ट्रक्चर होता है और कंक्रीट के हार्ड होने पे या उसके सेट होने पे हम उसको एक निश्चित अंतराल के बाद हटा देते हैं। मोल्ड्स, इसमें ये शब्द जो है इसका अर्थ शटरिंग से रिलेटेड है, यानी शटरिंग का ही एक पार्ट है मोल्ड्स। मोल्ड्स का अर्थ हमारा छोटे भाग जो होते हैं शटरिंग में, जैसे लिंटल लगाना है, कॉर्निश बनाना है या इसी तरह के अन्य सनसेट वगैरह होते हैं, तो उनको बनाने के लिए हम जो शटरिंग का कार्य करते हैं उसको हम मोल्ड्स कहते हैं। गोल सेंटरिंग, सेंटरिंग क्या होता है? सेंटरिंग भी शटरिंग का ही पार्ट है। गोल संरचनाएं जैसे होती हैं हमारी स्ट्रक्चर में या बिल्डिंग में, उन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हम जो शटरिंग वर्क या फ्रेम फॉर्म वर्क लगाते हैं उसे हम सेंटरिंग कहते हैं। इसमें आर्च है, डोम है या इसी तरह की कोई अन्य गोल आकृतियाँ होती हैं, उनको हम सेंटरिंग लगाना कहते हैं। मटेरियल्स, किस प्रकार का पदार्थ हम शटरिंग के लिए प्रयोग करेंगे? फॉर्म वर्क में हम विशेषकर लकड़ी का प्रयोग करते हैं, प्लाईवुड का प्रयोग कर सकते हैं और स्टील या फिर दोनों पदार्थों को मिलाकर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म वर्क, फॉर्म वर्क की क्या आवश्यकता होती है या क्या रिक्वायरमेंट है उसका? ये निर्माण कार्य के समय चल एवं अचल भार को आसानी से सहने वाला होना चाहिए, यानी जो हम शटरिंग लगाएंगे वो इतना मजबूत होना चाहिए कि वो आसानी से जो है लिव लोड और डेड लोड को, चल या अचल भार को सह सके। क्योंकि जब कंक्रीटिंग होती है या कंक्रीट की ढलाई होती है उस वक्त जो होता है सबसे मैक्सिमम लोड जो होता है शटरिंग के ऊपर आता है, क्योंकि कंक्रीट जो है कच्ची अवस्था में होता है या ताज़ा होता है, तो उसमें पानी का भी बहुत वज़न होता है और उसके ऊपर आदमी भी चलते हैं, कारीगर चलते हैं और मशीनरी या यंत्र हमारे उसके ऊपर होते हैं और उसका कंक्रीट का स्वयं का भार होता है, शटरिंग का स्वयं का भार होता है, तो उसमें मैक्सिमम लोड होता है। तो वो ऐसा बनना चाहिए कि वो आसानी से उस लोड को सह सके और फेल ना हो। और शटरिंग को हमें ऐसा बनाना चाहिए कि वो वाटर टाइट हो, जल रोधी हो, यानी उसमें शटरिंग के ऊपर अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसमें से उसका कंक्रीट के अंदर जो पानी की मात्रा है वो रिस्क के नीचे ना आ जाए। अगर वो रिस्क के नीचे आ जाएगी तो हमारा कंक्रीट का जो वाटर रेशियो था वो गड़बड़ा जाएगा और कंक्रीट हमारी जो है कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए कंक्रीट को वाटर टाइट होना भी, शटरिंग को वाटर टाइट होना आवश्यक है। फॉर्म वर्क जो होता है कंक्रीट को एक समतल या प्लेन जो है सतह या सरफेस प्रदान करता है, जिससे हमारा कंक्रीट का जो नीचे का फिनिशिंग होगी वो अच्छी आएगी। इसलिए हमें उसको फॉर्म वर्क को बिल्कुल समतल और मजबूती से लगाना चाहिए और शटरिंग वर्क को इस तरह से भी लगाना चाहिए हमको जिससे कि वो बिना किसी नुकसान के आसानी से खुल भी जाए, जिसमें हमारा शटरिंग भी ख़राब ना हो और कंक्रीटिंग वर्क जो है हमारा या स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है कंक्रीट से वो भी ख़राब ना हो। इस तरह से उसको लगाने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, इसको हम स्ट्रिपिंग भी कहते हैं। फॉर्म वर्क को जो हटाते हैं वो स्ट्रिपिंग वर्क कहलाता है। अब स्ट्रिपिंग वर्क जो है अलग अलग तरह से होता है, उसका कुछ समय निर्धारित होता है कि स्ट्रिपिंग कब की जाए या फॉर्म वर्क को कब हटाया जाए। फॉर्म वर्क का स्ट्रिपिंग जो टाइम होता है या हटाने का जो समय होता है उसमें अगर दीवार की या वॉल की कंक्रीट है या कॉलम है हमारा और कोई वर्टिकल पार्ट है, खड़ा भाग है कंक्रीटिंग का, या बीम की साइडें हैं, बीम के दोनों साइड जो हम किनारे लगाते हैं शटरिंग के वो हैं, तो इन शटरिंग, इसकी जो शटरिंग है
इसको हम या इस फॉर्म वर्क को हम 24 से 48 घंटे के बीच में हटा सकते हैं। लेकिन हटाने के लिए हमें जो वहाँ का इंचार्ज होगा, इंजीनियर होगा, वो बताएंगे कि 24 घंटे में हटाएं या 36 में हटाएं, 48 घंटे में हटाएं। दूसरा स्लैब है या सॉफिट्स हैं। स्लैब की जो साइडें होती हैं, साइड में जो शटरिंग लगी होती है, उस सॉफिट्स को हम 3 डेज़ के अंदर हटा सकते हैं। और बीम की अगर सॉफिट हैं, साइडें हैं, उनको हम जो है 7 डेज़ में हटा सकते हैं। रिमूवल ऑफ स्लैब्स, स्लैब को हटाने के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। जैसे जिस छत का स्पान या उसकी चौड़ाई जो है 4.5 मीटर तक हो, 4.5 मीटर या उससे कम हो, तो उसे हम 7 डेज़ में हटा सकते हैं। और यदि स्पानिंग ओवर 4.5 मीटर यानी 4.5 मीटर से ज़्यादा उसका स्पान हो, तो उसे हम 14 डेज़ यानी 14 दिन के बाद हटाएंगे। रिमूवल और ऑफ बीम्स एंड आर्चेस के फॉर्म वर्क को हम अगर स्पानिंग 6 मीटर तक है, उसकी 6 मीटर से कम है, तो 14 डेज़ में हटाएंगे। और यदि स्पानिंग उसकी 6 मीटर से ज़्यादा है, तो उसे हम 21 डेज़ यानी 21 दिन के बाद हटाएंगे। सेंटरिंग ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर कॉलम्स, यदि स्क्वायर कॉलम या सर्कुलर कॉलम हैं आरसीसी के, तो उसकी जो शटरिंग होती है उनको हम आसानी से जो है लगा सकते हैं। ये इजी वर्क होता है। इसमें एक लकड़ी के शीट से हम जो है स्तंभ की रचना करते हैं और उसके फ्रेम बनाते हैं। फिर फ्रेम के बीच में साइड में सीट लगाते हैं और साइड योक्स और अंतिम योक्स लगाते हैं। उसके योक्स का मतलब उसके चारों तरफ एक लकड़ी का फ्रेम से उन शीट्स को कसते हैं आपस में, फरमा जिसे हम लोग कहते हैं। और उसमें योक के साथ बैजेस और वाशर के साथ बोल्ट होते हैं 4, उन बोल्ट्स को हम प्रयोग कर हम जो है कॉलम की शटरिंग आराम से बना सकते हैं। सेंटरिंग फॉर बीम एंड स्लैब, यदि बीम और स्लैब की शटरिंग हमें लगानी है तो उसके लिए हम 2.5 सेंटीमीटर मोटी सीटिंग का जो है प्रयोग जो है मुख्य बीम के समानांतर बिछाते हैं स्लैब के लिए। और सीटिंग को सपोर्ट करने के लिए लकड़ी की बैटन्स जोड़ों पर स्पान के मध्य में हम लोग लगाते हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है, ये सीटिंग लगी है इस तरह से, यहाँ से बीम का शटरिंग लगा है, फिर ये सेकंड बीम है इधर, ये ऊपर जो है ये स्लैब दिख रही है हमको, ये स्लैब का पार्ट दिख रहा है। तो इस तरह से हम जो है सीट लगाते हैं और शटरिंग को बिछा सकते हैं। सीटिंग को सपोर्ट करने के लिए हम बैटन्स का प्रयोग करते हैं और बीम में के बॉटम में लगाई जाने वाली सीटिंग जो होती है हमारी, ये 5 से 7 सेंटीमीटर जो है मोटी होनी चाहिए हमारी। उसके बाद बैटन्स के किनारों को हम लेगर के ऊपर रख के जो है सपोर्ट कर लेते हैं और क्लीट्स के द्वारा लंबाई में फिक्स करते हैं। बैटन्स को फिक्स करने के लिए हम 10 × 2 × 3 सेंटीमीटर के साइज़ के क्लीट्स लगाते हैं। बैटन्स की दूरी के अनुसार उन्हें हम लगाते हैं। फॉर्म वर्क मुख्य सपोर्ट की तरह जो है लगाया जाता है। फॉर्म वर्क के निचले हिस्से को हम मजबूत करने के लिए कठोर लकड़ी के वेजेस या सोल पीस के रूप में उन्हें प्रयोग करते हैं। सेंटरिंग ऑफ कंक्रीट वॉल, यदि कंक्रीट वॉल बना रहे हैं हम 3 से 4 मीटर ऊंची दीवार के लिए हम 4 से 5 मीटर मोटी बोल्डिंग का प्रयोग करते हैं और 4 × 5 सेंटीमीटर साइज़ के पोस्ट जो है 80 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाकर हम बोल्डों को उस पर फिक्स कर देते हैं और 7.5 × 10 सेंटीमीटर आकार के 36 मेंबर्स जो है बराबर दूरी पर पोस्ट के साथ हम ऊंचाई में लगा देते हैं। इसकी सारी असेंबली का कार्य 7.5 × 10 साइज़ के स्ट्रट का प्रयोग कर हम पूर्ण कर सकते हैं। सेंटरिंग ऑफ आर्चेज, ईंट पत्थर कंक्रीट के आर्च के लिए हम टेम्परेरी जो है स्ट्रक्चर को हम सेंटरिंग की आवश्यकता होती है हमें। आर्च को सेंटरिंग के लिए 2 पैरेलल बोल्ड आर्च को जो है वक्रता या कर्वेचर पर जो है प्रदान करने हेतु तो हम लोग लगा लेते हैं। पैरेलल बोल्ड पतली वुडन स्ट्रिप लेगिंग्स के द्वारा कर्व्ड भाग पर हम उन्हें लगाते हैं।
ईंट या स्टोन्स को सपोर्ट करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। और सेंटरिंग के दोनों किनारों पर हम सपोर्ट लगा देते हैं जिससे कंक्रीट जो है नीचे न गिरे। स्टड, ब्रेसेज, सेंटरिंग को जो है मजबूत करने के लिए हम जो है इन्हें लगाते हैं स्टड्स को, और रिब्स जो लगे होते हैं उस पर वो उनको फैलने से जो है रोकते हैं। आज का जो प्रशिक्षण मैंने आपको दिया उसमें सबसे पहले अंडर पिनिंग वर्क था, जिसका हमने आपको मेथड बताए, पिट मेथड, पाइल मेथड, मिसक्लेनियस मेथड, और सीमेंट ग्राउटिंग क्या होती है, केमिकल कंसोलिडेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, वाइब्रो फ्लोटेशन क्या होता है, और उसका दूसरा पार्ट था हमारा फॉर्म वर्क और शटरिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म वर्क, रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, सेंटरिंग ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर कॉलम्स, सेंटरिंग ऑफ बीम एंड स्लैब्स, सेंटरिंग ऑफ कंक्रीट वॉल, सेंटरिंग ऑफ आर्च के बारे में मैंने आपको प्रशिक्षण दिया। आज का प्रशिक्षण का संदर्भ मैंने नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट नीमी की ई बुक से प्रयुक्त किया था। आज का प्रशिक्षण जो मैंने आज आपको प्रदान किया, मुझे आशा है कि भविष्य में वो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।